हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड, मोनोपोली। थर्ड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड फोर्थ, ओलिगोपोली। तो चलिए इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। Perfect competition. Perfect competition is prevail when some condition are found in the market. देखते हैं कौन सी कंडीशन है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म। किसी भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट फर्म्स होनी चाहिए, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, माइनिंग इंडस्ट्री होगी। और परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडिविजुअल फर्म होती है वो एक प्राइस चेकर होती है, नॉट मेकर। यहाँ पे प्राइस कोई एक फर्म नहीं डिसाइड करती। कौन डिसाइड करता है? एक इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो क्या होगा। और जो पोजीशन होती है किसी भी इंडिविजुअल फर्म की, वो इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन की तरह होती है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फर्म्स हो गई एक इंडस्ट्री में, तो उन सबकी पोजीशन भी जो है वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में होती है। नेक्स्ट कंडीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर। अगर सेलर बहुत सारे होंगे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो बायर भी बहुत सारे चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नेक्स्ट कंडीशन, होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है? फर्म तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वो सारी की सारी फर्म जो है वो प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगी? एक जैसा। उनका प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में यही कंडीशन है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड लेबल्स हो गए, या फिर पेटेंट हो गया, यहाँ पर इसका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रेडमार्क पेटेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो हमारे एक प्रोडक्ट को दूसरी फर्म के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देगी, इसलिए होमोजेनियस एक जैसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर माना जाता है परफेक्ट कंपटीशन में कि एक जो इंडिविजुअल बायर है और जो सेलर है उसे परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। कोई भी सेलर जो है अपने बायर से ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है किस प्रोडक्ट का। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो है वो एक परफेक्ट नॉलेज होती है। और अगर ज़्यादा चार्ज करेगा तो सेलर को पता है कि अगर मैंने ज़्यादा चार्ज किया तो मेरा बायर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक सेलर से दूसरे की तरफ, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज बोला गया है। नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म अपनी मर्जी से आ सकती है और जा सकती है। अगर किसी भी फर्म को ऐसा लगता है कि उसे लॉस हो रहा है या फिर उसका कोई कॉस्ट बियर नहीं हो पा रही है, तो वो बहुत इजीली जा सकती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। और अगर किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी वजह से और डिफरेंट इंडिविजुअल फर्म्स एंटर भी कर सकती है मार्केट में, इसलिए बोला गया है कि फ्री एंट्री है और एग्जिट है किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म की। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एक इंडिविजुअल फर्म का यहाँ पे सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है किसी भी तरह से। क्योंकि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो फर्म है एक इंडिविजुअल फर्म, वो प्राइस चेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। क्योंकि वो प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, तो वहाँ पे वो अपना आउटपुट तो डिसाइड कर सकती है लेकिन प्राइस नहीं डिसाइड कर सकती। इसलिए उसको अपने आउटपुट को एडजस्ट करके अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज करना होता है, इसलिए। और ये सारी थी कंडीशंस किसकी? परफेक्ट कंपटीशन की। अब देख लेते हैं ये फिगर जो आपको दिख रही है, ये एक इंडिविजुअल फर्म की फिगर है जिसमें ओ एक्स एक्सिस पे है आउटपुट किसी भी इंडिविजुअल फर्म का और ओ वाई पे है प्राइस। और ये देखो ओपी, ओपी इज द प्राइस जो कि फिक्स्ड है। अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल फर्म इसको बढ़ा नहीं सकती है या फिर कम नहीं कर सकती है। अगर बढ़ाएगी तो क्या होगा? उसका बायर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए प्राइस जो है वो यहाँ पे ओपी फिक्स रहेगा। आउटपुट वो एडजस्ट कर सकती है, नो डाउट, आउटपुट का कोई इश्यू नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर सकती है। और डी डी डैश क्या है? डिमांड कर्व किसी भी इंडिविजुअल फर्म का। और यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी रहती है, परफेक्टली इलास्टिक रहती है।
डिमांड चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्राइस वही रहेगा। अगर प्राइस आपको पता है, अगर आप स्लाइटली भी चेंज करोगे तो आपका बायर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कम करोगे तो आप ही को लॉस हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे प्राइस जो है वो डिसाइडेड होता है इंडस्ट्री के द्वारा। ये थी परफेक्ट कंपटीशन की सारी कंडीशन। नेक्स्ट, मोनोपोली। मोनोपोली में देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन होती है। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और पोली का मतलब सेलर। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन तो इसके नेम से ही क्लियर हो रही है, दैट इज द वन सेलर, सिंगल सेलर। मोनोपोली में कौन होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ बायर। बायर बहुत सारे होंगे लेकिन सेलर क्या होगा, सिर्फ एक ही, कोई और सेलर नहीं होगा। वही प्रोड्यूस करेगा और वही सेल करेगा मार्केट में, लेकिन बायर उसे खरीदने वाले बहुत होंगे, लेकिन सेलर प्रोडक्शन करने वाला एक ही होगा। नेक्स्ट, नो सब्सिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर सब्सिट्यूट अवेलेबल होगा तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो है वो कंपटीशन एग्जिस्ट हो जाएगा, और मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, और सिंगल सेलर किसके साथ कॉम्पीट करेगा, किसी के साथ नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है कि जो यहाँ पे सेलर होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है। मोनोपोली का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेलवे। आपने खुद देखा होगा कि रेलवे में जो है हर इंडिविजुअल से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं। स्लीपर्स के अलग होते हैं, या फिर जनरल वालों के लिए अलग, जनरल डब्बे वालों के लिए अलग होता है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि एक ही सेलर है वो अपनी मर्जी से डिसाइड करता है। नेक्स्ट, बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। बैरियर्स कैसे हो सकता है, हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि वहाँ पे जो होमोजीनियस प्रोडक्ट थे, सेम प्रोडक्ट, जो फर्म इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी, और वहाँ पे जो पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स थे वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन वही पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स यहाँ पे एक बैरियर का काम करते हैं एक न्यू फर्म के लिए। कैसे करते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने कुछ नया इन्वेंट किया तो वो उसके लिए पेटेंट करा लेगी अपना, और वो पेटेंट करा लिया तो कोई नई फर्म उसे यूज़ नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसे क्या हो गया, बैरियर लग गया उसके लिए। इसलिए वो मार्केट में आने से पहले ही रिस्ट्रिक्ट हो गई, कि बैरियर लग गया एक तरह से। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे सिंगल सेलर है, वो अपनी मर्जी से ही प्राइस डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का वो क्या प्राइस डिसाइड करता है, वो अपनी वजह से डिसाइड करता है कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है वो वही चूज करता है। इसका एक फिगर देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे है आउटपुट, और ओ वाई पे प्राइस, और डी डी क्या है, डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट। अगर प्राइस वो ओपी डिसाइड करता है एक मोनोपोलिस्ट, तो उसे क्वांटिटी जो है अपनी आउटपुट जो है वो कितनी डिसाइड करनी पड़ेगी, ओ क्यू। वो अपनी मर्जी से प्राइस और क्वांटिटी एडजस्ट कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में हम क्वांटिटी एडजस्ट करते थे, प्राइस नहीं। प्राइस कौन डिसाइड करता था, इंडस्ट्री। लेकिन मोनोपोली में ये अपना प्राइस और क्वांटिटी दोनों एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है। अब देखो, अगर इसने प्राइस बढ़ा दिया, अगर ये चाहता है कि अपनी क्वांटिटी बढ़ाना, ओ क्या उसे क्या करता है, ओ क्या 2, तो अपना क्या करता है, प्राइस उसे कम करना ही पड़ेगा। अगर वो क्वांटिटी कम करता है क्या 1, तो अपनी प्राइस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसी कॉम्बिनेशन में से वो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये सब थी कंडीशन एक मोनोपोली की। नेक्स्ट करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, आज नंबर ऑफ सेलर। यहाँ पर जो इंडिविजुअल फॉर्म्स होती है वो काफ़ी सारी होती हैं। नेक्स्ट आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जो बायर्स होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मार्केट में क्लोज सब्सिट्यूट जो है वो ईजिली अवेलेबल होते हैं। क्यों, कैसे ईजिली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं ना, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्लोज सब्सिट्यूट भी है वो ईजिली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो है वो सेम नहीं होते बट सिमिलर इन नेचर होते हैं, उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है।
बहुत ज़्यादा हाई फाई डिफरेंस नहीं होता। जैसे डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस क्या हो गया, कलर में डिफरेंट हो गया, क्वालिटी डिफरेंट हो गई, साइज डिफर हो गया, पैकेजिंग डिफरेंट हो गई। तो ये माइनर से चेंजेस होते रहते हैं और इस वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स को बहुत प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए, और जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी यहाँ पर हाई आती है। मोनोपोली में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल सेलर है, उन्हें वहाँ पे कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यहाँ पे सेलर बहुत सारे होते हैं मोनोपोलिस्टिक में, तो उनको सेल करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें भी क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन की तरह कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है वो इजीली आ सकती है और मार्केट से जा भी सकती है। अगर किसी फर्म को लॉस है तो वो जा सकती है, और कोई फर्म अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको देख के इंडिविजुअल फर्म एंटर भी कर सकती है इजीली मार्केट में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आता है प्राइस पॉलिसी। अब हमने परफेक्ट कंपटीशन में, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि ये इंडिविजुअल फर्म ही अपना प्राइस जो है वो डिसाइड करती है अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आउटपुट भी डिसाइड होता है और प्राइस भी एक इंडिविजुअल फर्म ही डिसाइड करती है। इसका फिगर देख लेते हैं। वही सेम, डी डी इज द डिमांड कर्व, ओ एक्स पे आउटपुट है इनका और ओ वाई पे किसी भी इंडिविजुअल फर्म का प्राइस है। ओ पी उसने प्राइस फिक्स किया तो उसे क्वांटिटी क्या फिक्स होएगी उसकी, ओ क्या हो। लेकिन वो चाहता है कि अपनी क्वांटिटी है जो सेल है इंक्रीज करना चाहता है, ओ क्या आउट। तो क्या करेगा, वो अपने प्राइस में थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देगा, तो अपना प्राइस जो है वो गिरा देगा। ओपी से कितना हो गया, ओपी 2, तो उसे गिराना पड़ेगा। और अगर वो चाहता है कि मैं सेल कम ही रखूं, मुझे कोई ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, ओ क्या उसे अगर ओ क्या 1 करना चाहता है तो वो अपना प्राइस थोड़ा सा हाई भी कर सकता है। तो क्या आ जाएगा, ओपी से ओपी 1 पे पहुंच जाएगा। ये कॉम्बिनेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो सेट करता है। और आप देख सकते हैं कि जो मोनोपोली का कर्व है और मोनोपोलिस्टिक का कर्व है इनमें स्लाइटली डिफरेंस है। ये देखिए डिमांड कर्व में वो भी ऐसा ही बन रहा था, लेकिन मोनोपोलिस्टिक का जो कर्व बनता है वो फ्लैटर बनता है और मोनोपोली का स्टीपर बनता है। और ये क्यों बनता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से। मोनोपोली को कोई भी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो बियर नहीं करनी पड़ती, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता है। हमने पढ़ा ना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, इसका मतलब यही है कि स्लाइटली डिफरेंट होता है। और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, इसका मतलब कि उन्हें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ओलिगोपोली देखते हैं, ओलिगोपोली के फीचर्स क्या होते हैं। फ्यू सेलर एंड मैनी बायर्स। जब हम एक सेलर की बात करते हैं तो हम मोनोपोली की बात करते हैं। जब हम 2 सेलर की बात करते हैं तो हम ड्यूओपोली की बात करते हैं। जब हम मैनी सेलर की बात करते हैं तो हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। लेकिन ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर। इसका क्या मतलब हुआ, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक सेलर होते हैं किसमें, ओलिगोपोली में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ओलिगोपोली में दोनों ही प्रोडक्ट कंसीडर किए जाते हैं, होमोजेनियस भी और डिफरेंशिएटेड भी। क्यों, क्योंकि ओलिगोपोली 2 तरह की होती है। फर्स्ट प्योर ओलिगोपोली, जिसके अंदर हम होमोजेनियस प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। सेकेंड ओलिगोपोली कौन सी होती है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को कंसीडर करते हैं। इसलिए इसके अंदर दोनों ही प्रोडक्ट को लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैरियर्स इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यहाँ पे किसी भी न्यू फर्म के लिए एंट्री करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए कुछ एक बैरियर्स होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो गए, लीगल बैरियर्स हो गए। लीगल बैरियर्स क्या कौन लगाएगा, गवर्नमेंट। कई बार क्या करती है गवर्नमेंट अपनी सोसाइटी को देखते हुए कि हमारी सोसाइटी को
कंपटीशन का गलत प्रभाव ना पड़े, कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो हमारी सोसाइटी को, इसलिए वो क्या करती है, कुछ एक बैरियर लगा देती है। और टेक्नोलॉजिकल बैरियर कौन से हुए, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई न्यू इन्वेंशन की तो उसने वहाँ पर पेटेंट ले लिया उस चीज़ का, तो जो न्यू फॉर्म आएगी उसके पास तो टेक्निकल नो हाउ होगा नहीं, तो इस वजह से बैरियर लग जाता है न्यू फॉर्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस रिजिडिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो इतना इजीली कोई भी प्राइस चेंज नहीं करते। वो प्राइस चेंज क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर वो प्राइस चेंज करेंगे तो उन्हें कोई भी और सेलर फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करते हैं तो सभी के सभी और सेलर्स जो होंगे वो भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो कम कर देंगे, इसलिए यहाँ पे प्राइस जो है वो रिजिड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। वो कैसे, कि अगर कोई भी सेलर जो है अपने प्रोडक्ट में थोड़ा से भी चेंजेस करता है तो जो उसका कॉम्पिटिटिव फर्म है वो भी अपने प्रोडक्ट में सेम चेंजेस कर देगी। मान लीजिए किसी फर्म ने किए अपने प्रोडक्ट में किसी पैकेजिंग कोई चेंज की या फिर कोई डिज़ाइन चेंज किया, तो जो उसकी राइवल फर्म होगी ना वो भी अपने प्रोडक्ट में सेम चेंजेस कर देगी। इस वजह से यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ओलिगोपोली की फिगर देख लेते हैं एक बार। OX एक्सिस पे है आउटपुट और OY पे है प्राइस। यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो OP है जो कि फिक्स है, रिजिड है। और ये देखो यहाँ पे DD डिमांड कर्व जो है किसी भी फॉर्म की वो टूट गई बीच में से, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, किंग डिमांड कर्व। ओलिगोपोली में कौन सी डिमांड कर्व होती है, किंग्ड, जो कि बीच में से टूट जाती है। और ये टूटती क्यों है, ये प्राइस रिजिडिटी की वजह से। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी सेलर अपने प्राइस प्रोडक्ट के इंक्रीज करता है तो उसे कोई भी पर्सन, कोई भी सेलर और फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर वो प्राइस कम करता है तो और सेलर कम जरूर कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे डिमांड कर्व जो है किंग हो जाती है, टूट जाती है। और ऊपर वाला पोर्शन मोर इलास्टिक होता है और नीचे वाला लेस इलास्टिक। ये था ओलिगोपोली के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।